अरे कैसी इंसान है तू। मैंने ही तुझे सर पर चढ़ा रखा था। सारी गलती मेरी ही है। अगर ये थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में ही मार दिया होता तो शायद आज तेरी हरकतों में सुधार आता। लेकिन माँ, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा है। अरे कैसी इंसान है तू। अपने पति की ऐसी हालत में भी तू उसका साथ नहीं दे रही, उसे समझ भी नहीं रही तू। अरे तेरी अंदर की इंसानियत मर गई है क्या? लेकिन आप मुझे क्यों सुना रही हो माँ? और घर में वॉशरूम किस लिए है? जब मयांक को अपनी तबीयत इतनी ही खराब लग रही थी तो उसने दवाई क्यों नहीं खाई? बस कर मीनाक्षी, वरना थप्पड़ मार मार कर ये जो तेरा फालतू का भूत है ना, उसे मैं पूरी तरह से उतार दूंगी। अरे उसकी तबीयत खराब है, और अगर तुझे उसकी इतनी ही फिक्र है तो अपने पति की देखभाल करती ना। और मयांक बेटा, माफ कर दे मुझे। पता नहीं मेरी बेटी की वजह से आप सबको क्या क्या सहना पड़ता है। अरे नहीं समधन जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? और बहू, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? नौकरानी तो रखी है ना काम पर। नहीं नहीं मैम साहब, मैं झाड़ू कटका करती है, ये उल्टी वगैरह में नहीं साफ करेगी। देख मीनाक्षी, माफी तो तुझे मांगनी ही पड़ेगी। अरे मैं यहाँ पर बस तुझसे मिलने आई थी, लेकिन यहाँ का हाल देखकर मुझे यहाँ से शर्मिंदा होकर जाना पड़ रहा है। पर जाते हुए मैं तुझे एक बात बड़ी ही प्यार से समझा रही हूँ। ये तेरा परिवार है, और ये कोई जेल के कैदी नहीं है जो जब तू मन चाहे इन पर हंटर मारती रहे। घर में सबको यही लगता है कि अब शायद मीनाक्षी में सुधार आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मीनाक्षी नहीं सुधरती। बबली, प्रीति, माची, कहाँ पर हो आप सब? जल्दी से यहाँ पर आओ। क्या हुआ भाभी? मैं 2 घंटे पहले छत से कपड़े लेकर आई थी, तो आप में से किसी की नजर नहीं गई क्या इस पर? इसे मोड़कर अलमारी में रख देते तो क्या जाता आपका? लेकिन बहू, ये सब तू हमें क्यों बोल रही है? अरे तूने ही नौकरानी रखी है ना, तो जाकर उसे बोल। ये क्या है बबली, तुम यहाँ पर मुफ्त की तनख्वाह लेने आई हो क्या? क्योंकि घर के काम तो तुमसे होने से रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं तुम्हारी पूरी तनख्वाह काट लूंगी। बस कीजिए भाभी, ये भी एक इंसान ही है, और ये काम तो करती ही है ना, तो फिर आप किसी गरीब से उसकी मेहनत के पैसे कैसे ले सकती हो? तुम तो चुप ही रहो प्रीति, इसे घर में काम करने के लिए रखा है, लेकिन ये बबली काम छोड़कर बस पूरे घर में मटकती रहती है। कुछ भी नहीं होता इससे तो। बस हाँ मैम साहब, मैं कुछ नहीं बोल रही, तो आप भी कुछ भी मत बोलो। जब देखो तब किटकिट किटकिट किटकिट। अरे मुझे ऐसे घर में काम ही नहीं करना। अरे आज तक मैं 12 घर में काम कर चुकी हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी शिकायत तक नहीं की। अरे आपसे तो आपका परिवार भी परेशान है, फिर मैं किस खेत की मूली है? अरे रख लो मेरी तनख्वाह, आप तनख्वाह नहीं देगी तो मैं मर नहीं जाएगी। इतना सुनाकर बबली वहां से चली जाती है, और मयांक भी ये सब देख लेता है। ये सब क्या चल रहा है मीनाक्षी? अरे हम समझ नहीं पा रहे कि आखिर तुम्हारी जबान इतनी तीखी क्यों है, और तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुम्हारे बर्ताव से तो ये साफ समझ आता है कि तुम्हें अपने परिवार की बिल्कुल भी कदर नहीं है। मीनाक्षी की हरकतों से तंग आकर अब उसके घर में सब उससे बात करना बंद कर देते हैं। ये सब क्या चल रहा है मयांक? सब लोग मुझे ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूं ना। अरे हमने तो तुम्हें कब का इस परिवार का हिस्सा मान लिया है, लेकिन तुमने ही हमें तुमसे अलग होने पर मजबूर किया है। अब जो हुआ सो हुआ ना, कितनी दिन उसी बात को लेकर बैठोगे? और ये क्या, तुमने अपनी शौक जमीन पर क्यों फेंकी है? अरे यही गलती है तुम्हारी, और अब हम सब में तुम्हें समझाने की हिम्मत ही नहीं है, और ना ही अब तुम्हारी तीखी बातें हम सुन सकते हैं। मीनाक्षी से कोई बात नहीं करता, और ये बात मीनाक्षी को काफी खलने लगती है, लेकिन अब भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे कांचन, तू यहाँ पर, वो भी इतने दिनों के बाद? हाँ मीनाक्षी,
दरअसल मेरी शादी तय हो गई है और मैं यहाँ पर तुझे अपनी शादी का इनविटेशन देने आई हूँ। वाह यार, मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। चल, अब मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। फिर जब कंचन चाय पीने के लिए कप उठाती है कि तभी उसके हाथ से कप गिर जाता है। आई एम सॉरी मीनाक्षी, वो गलती से कप गिर गया। तभी वहां पर रेखा आती है। अरे बहू की दोस्त हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम तुझे कुछ भी ना कहे। अरे तुम में तमीज है कि नहीं? किसी के घर पर आते हो तो कप ऐसे उठाते हैं क्या? माफ करना आंटी जी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं गिराया कप। अरे जानबूझकर नहीं गिराए का क्या मतलब है? अगर तुम्हें कप उठाना ही नहीं आता तो उठाया क्यों तुमने? गवार हो क्या? तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुम्हें? बस कीजिए आंटी जी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। माना कि मुझसे गलती हुई है और वो सबसे हो जाती है और अभी मुझसे भी हो गई, तो इतनी सी बात के लिए आप कितना सुना रही हो मुझे? और रही बात इस कप के टूटने की, तो मैं इसके पैसे दे दूंगी। कप की बात नहीं है। अरे बात तो यहाँ पर तमीज की है। जाहिलों वाली हरकत करके पैसों का रोब दिखा रही हो तुम मुझे। देखो बेटी, तुम्हारे घर में ये गंदगी वगैरह चलती होगी, लेकिन हमारे घर में ये सब बिल्कुल भी नहीं चलता। ये सब क्या ही मीनाक्षी, तेरी सास मुझे इतनी सी बात के लिए कितना सुना रही है और तू भी उनकी सारी बातें सुन के ले रही है। अरे अपनी सास को कुछ बोलोगी नहीं क्या? अरे ये क्या मुझे बोलेगी? इसे खुद को ही ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। गवार लोगों से भी कई ज्यादा गई गुजरी हो तुम तो। एक तो तुमने गलती की है, उस पर अब तुम मुझे अकड़ भी दिखा रही हो। बस बहुत हो गया आंटी जी, मैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ पर मीनाक्षी को अपनी शादी में बुलाने के लिए आई थी, लेकिन अब तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तू अब मेरी शादी में आए। इतना कहकर कंचन गुस्से में वहां से चली जाती है। ये सब क्या था माँ जी? मेरे दोस्त से बात करने का ये कौन सा तरीका है? अरे कोई तमीज नहीं है क्या आप में? मैंने तो वही किया बहू जो तू हमेशा से करती आई है, और कोई तुझसे बात करे या ना करे इससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। और उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगली बार से वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अपनी सास को पलटकर जवाब देने के लिए मीनाक्षी के पास अब कुछ भी नहीं था, जिस कारण वो चुप हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी अपने कमरे में जब आराम कर रही होती है, तभी हे भगवान, अब तक तो मेरा सर दर्द बंद ही नहीं हुआ। जी भी मचल रहा है मेरा, और पेट भी कितना दर्द कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही दवाई खाई थी, अब दोबारा दवाई खा लेती हूँ, कहीं ज्यादा तबीयत ना खराब हो जाए। पर ठीक भी कहाँ हो रही है, जाने दो, खा ही लेती हूँ मैं दवाई। फिर मीनाक्षी दवाई खा लेती है और तभी प्रीति वहां पर आती है। अरे भाभी, आपके कमरे में से कितनी गंदी बदबू आ रही है, और आपका बाथरूम भी कितना गंदा है। जहां तक मुझे पता है, आप तो हमेशा सफाई के लिए झाड़ू लेकर खड़ी रहती हो ना, तो अब क्या हुआ? अरे इससे अच्छा कमरा तो मेरा और माँ का रहता है। तुम्हें तो पता ही है ना प्रीति कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, फिर तुम मुझसे ये कैसी बातें कर रही हो? जरा हालत तो देखो मेरी। ऐसे में मैं कोई काम कैसे कर सकती हूँ? तबीयत खराब हो गई तो क्या हुआ, ये तो बहुत मामूली बात है। अगर आपकी तबीयत खराब है और आप ऐसे गंदगी में रहोगे तो आपकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। हाँ प्रीति, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम तो देख ही रही हो ना कि मैं अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। एक काम करोगे क्या? प्लीज मेरा ये कमरा और बाथरूम साफ कर दो ना। नो वे भाभी, मैं सब बिल्कुल नहीं कर सकती। अब आपकी तबीयत खराब है तो मैं इसमें काम क्यों करूं भला? आप तो पहले दवाई खाओ और ठीक होके खुद के काम खुद ही करो, क्योंकि ये सारे काम मुझसे तो बिल्कुल नहीं होने वाले। मैंने दवाई ले ली है, शायद थोड़ी देर में असर करेगी। अब थोड़ी देर में असर करे या ना करे, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपका काम है। और हाँ,
आपके 3 दिन से गंदे कपड़े भी पड़े हैं और मैं आपको यहाँ पर यही बताने आई थी। जाओ, पहले जाकर वो कपड़े धो दो। प्रीति, मुझे पता है भाभी कि मेरा नाम प्रीति है, लेकिन मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती और ना ही कोई करना चाहती हूँ। अब जल्दी उठो और सफाई करो, वरना आपकी वजह से घर में कॉकरोच और कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आने की वजह से हम लोगों को अब गंदगी में रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से प्रीति अपनी भाभी को सुनाकर चली जाती है और मीनाक्षी को अब काफी अकेला महसूस होता है, पर वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाती। फिर कई दिनों के बाद मीनाक्षी की तबीयत ठीक हो जाती है और वो अपनी माँ से मिलने चली जाती है। अरे वाह बहन जी, शादी के बाद तो मीनाक्षी के चेहरे पर काफी चमक आ गई है। इतनी सुंदर लग रही है ये। अरे सुंदर क्यों नहीं लगेगी? अपने ससुराल वालों को जूतों की नोक पर जो रखती है ये। अरे इसके ससुराल वाले तो थर थर कांपते हैं मीनाक्षी से, लेकिन शुरू शुरू में तो प्यार से दिल जीतते हैं। तो फिर आप ये क्या कह रही हो? अरे मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर मीनाक्षी ये बोल दे कि ये पत्ता यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, तो मजाल है घर में कोई उस पत्ते को हिलने भी दे। ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। मेरी बेटी है इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे तो उसके ससुराल वालों पर बहुत तरस आता है। पता नहीं वो बेचारे इतने दहशत में कैसे जीते हैं। बस कीजिए माँ, बाहर वालों के आगे आप ये क्या बोली जा रही हो? और मैं ऐसा कब करती हूँ भला? अरे मैंने क्या गलत बोला? अपनी सास, ननंद और पति के आगे तो तू ऐसा ही करती है, तो अब तुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? अरे बहन जी, अगर इसकी जगह पर मेरी बहू होती ना, तो मैं अपने बेटे को तलाक दिलवा देती। बुरा मत मानना, लेकिन तुम किस्मत वाली हो जो इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। सरिता की बातें सुनकर मीनाक्षी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगती है। अरे तू कहाँ जा रही है? अपने ससुराल जा रही हूं मैं। रुक जा, कुछ दिन तो उन बेचारों को चैन से रहने दे। 2 पल की भी खुशी उनसे क्यों छीन रही है तू? अपनी माँ की ये बातें सुनकर मीनाक्षी तुरंत अपने ससुराल आ जाती है। माँ जी, मयंक, प्रीति, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो। अब ये कौन सा नया नाटक है बहू? हम लोग तो तुझसे बात नहीं कर रहे, तो अब तू ये माफी मांगने का नाटक क्यों कर रही है? अरे तुझे तो पता भी नहीं है कि तूने आज तक क्या क्या गलतियां की है। नहीं माँ जी, मुझे अब अपनी गलती का पता चल गया है और मुझे अपनी गलतियों पर काफी पछतावा भी है। मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं ही सही हूँ, लेकिन खुद को सही दिखाने के लिए मैंने आप लोगों का दिल बहुत बार दुखाया है। देखिए भाभी, ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं जहाँ पर हर वक्त सब कुछ टिप टॉप रहे। और हाँ, गंदगी देखकर हर किसी को चिढ़ हो जाती है, लेकिन आप तो आते ही हमें नीचा दिखाने लग गई। और ये सब बस इतनी सी बात नहीं है। कोई घर वाला हो या कोई बाहर वाला हो, तेरी जबान पर लगाम तो लगता ही नहीं है। बड़े छोटे का लिहाज सब भूल जाती है तू। अरे आज तक हमने तेरी कभी बुराई नहीं की, लेकिन तूने हमारे किसी के आगे भी कोई इज्जत नहीं रखी। अरे मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हें मेरी किन किन चीजों से प्रॉब्लम है। मैं घर पर थक कर आता हूँ, वो तो तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन मेरी पसीने की बदबू से तुम्हें कितनी चिढ़ मचती है। अरे मुझे उतनी तकलीफ तो तब भी नहीं हुई जब मेरी तबीयत खराब थी, जितनी कि तुम्हारी बातों से मुझे तकलीफ होती है। आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। जब आपने भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव किया, तब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। और ये गलती मेरी तीखी जबान की नहीं, बल्कि मेरी ही है। अगर मैं सोच समझकर वक्त माहौल देखकर अपनी बात बोलती, तो ये सब कभी होता भी नहीं और आप लोगों को उतना बुरा भी नहीं लगता। लेकिन मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ बहू, तूने सच में हमारा दिल बहुत दुखाया है। मैं समझ सकती हूँ माँ जी। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ भी गलतियाँ की है, वो तो मैं अब ठीक नहीं कर सकती, लेकिन आगे से कभी भी
मैं आप सबका दिल गलती से भी कभी नहीं दुखाऊंगी और इस बात का मैं वादा जरूर कर सकती हूँ। मुझे बस एक मौका दीजिए माँ जी, प्लीज माँ जी। मैं अपनी ये गलती सुधारना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और तू ये मौका सच्चे दिल से मांग रही है, तो हम तुझे ये मौका जरूर देंगे। फिर उस दिन के बाद से मीनाक्षी अब सबका दिल जीतने की पूरी कोशिश करती है और साथ ही वो अपने स्वभाव में बदलाव भी लाती है, जिस कारण वो घर में सबके साथ खुशी से रहने लगती है। हाँ, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई मेजर केस नहीं है, लेकिन फिर भी अब से आने वाले कुछ दिनों तक विक्रम जी को अकेला बिल्कुल मत छोड़ना और हमें उन्हें अगले 24 घंटों तक मॉनिटर करना होगा। उसकी चिंता मत कीजिए डॉक्टर, घर में सब है और अब से हम उनके पास ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, पक्का सब नॉर्मल है ना? विक्रम की हालत ज्यादा खराब तो नहीं है ना? देखिए, उनकी हालत तो खराब है, लेकिन उतनी भी नहीं कि जिसके चलते चिंता होनी चाहिए। दवाइयाँ और सही तरह से देखरेख के बाद वो एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। उनके खान पान में भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। ऐसी चीजें तो बिल्कुल मत दीजिए जिनसे उनके हार्ट को तकलीफ हो। ठीक है डॉक्टर, और अब से मैं हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखूंगी। कुछ ही दिनों में विक्रम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और अब सिया उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये लो विक्रम, ये सूप पियो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। शुक्रिया सिया। सच में तुम्हें ना किसी की नजर लग गई है। आज ही मैं माँ जी से कहकर तुम्हारी नजर उतरवाती हूँ। और तुम्हें पता है, जब से मैंने सुना है कि तुम्हें हार्ट अटैक आया है, तब से मेरी जान ही निकल गई थी। आई एम सॉरी सिया, एंड थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अरे चुप रहो और अब प्लीज किसी भी तरह का टेंशन मत लो। हम सब है यहाँ पर। मैं तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को और हमारे घर को अच्छे से संभाल लूंगी। तुम इन सब की बिल्कुल चिंता मत करना। वो तो है सिया, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाओगी। फिर उस दिन के बाद से सिया ही अब बिजनेस संभालने लगती है, लेकिन एक हफ्ते में ही उसके कारण कंपनी को थोड़ा नुकसान हो जाता है, जिस कारण विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो सिया? लगातार तीनों डील्स कैंसिल हो गई है। तुम्हारे कारण आज हमें कितना नुकसान हो गया है। अब मैं क्या करूं? आई एम सॉरी विक्रम, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई शायद। तुम्हारे भरोसे पर सब कुछ छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। सच में मैं ही पागल हूँ। आई एम सॉरी विक्रम, लेकिन प्लीज तुम इतना गुस्सा मत करो। मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी। अरे क्या धीरे धीरे सीख जाओगी? ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। बस डील ही तो पक्की करनी थी। लेकिन डील्स पक्की करने के लिए क्लाइंट भी वैसे होने चाहिए ना विक्रम। कभी कभी बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होते रहता है। जरूरी नहीं कि हर हफ्ते बस मुनाफा ही हो। बस करो सिया, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अकेला छोड़ दो मुझे। लेकिन विक्रम, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। विक्रम के इस बर्ताव से सिया को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर चली जाती है। और तभी उसे अपनी माँ का फोन आता है। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है और विक्रम भी अभी पहले से बेहतर ही है। क्या हुआ सिया बेटा? तेरी आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तू दुखी है। बताना मुझे कि आखिर बात क्या है। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल बेटा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। कोई तो बात है। चल अब मुझे बिना छुपाए सच बता दे। माँ, वो ना। फिर सिया भावुक होकर जमुना को सब कुछ बता देती है। अरे जाने दे बेटा, विक्रम जी की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे हालात में अगर कोई परेशानी आ जाए तो वो व्यक्ति और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और वो इंसान ऐसे ही व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालेगा जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है।
अब तुझे ही उन्हें समझ कर लेना होगा बेटा। फिर भी माँ, मैं जानती हूँ कि वो बीमार है, लेकिन मुझ पर इतना चिल्लाना ये भी तो सही नहीं है ना माँ। हाँ बेटा, लेकिन इस बात को अब ज्यादा खींच मत और जा विक्रम जी से सुलह कर ले। खामोखा उनसे दूर रहकर या मन मुटाव के कारण उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। फिर सिया विक्रम के पास चली जाती है और उनसे इस बारे में बात करती है और अगले 1-2 दिनों में उनके बीच में सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। विक्रम, क्यों ना आज हम दोनों मूवी देखने जाए? डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें बाहर भी आना जाना करना चाहिए। अभी एक ही जगह पर रहकर बेचैनी महसूस हो सकती है तुम्हें, इसीलिए कह रही हूँ कि हमें मूवी देखनी चाहिए और उसके बाद हम बाहर थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। ठीक है सिया, अब तुम इतना कह रही हो तो फिर चलते हैं। ठीक है विक्रम, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ और तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ सिया। फिर सिया और विक्रम दोनों मूवी देखने थिएटर चले जाते हैं, लेकिन मूवी शुरू होने के 20 से 25 मिनट बाद ही विक्रम वहां पर गुस्सा करने लगता है। अरे सिया, मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं बैठना, मेरी आंखें दर्द कर रही है, प्लीज चलो यहाँ से। लेकिन विक्रम, थोड़ी देर तो बैठो। नहीं सिया, इस मूवी के विजुअल्स काफी ज्यादा सफेद है और मुझे उनसे तकलीफ हो रही है। ठीक है विक्रम, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो चलो यहाँ से। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और 2 दिनों के बाद जब सिया अपने मायके जाती है तभी, अरे अंजू भाभी, आप इतना सज सवर कर कहाँ जा रहे हो? अरे सिया, हम दोनों पास ही के रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही हम दोनों पहली बार मिले थे। अरे वाह, क्या बात है भाभी, बधाई हो। सिया, कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे वाह भैया, आप तो एकदम हीरो लग रहे हो। कुछ भी सिया, अरे जब तक ये व्हील चेयर मेरी जिंदगी में है तब तक मैं अच्छा कैसे लग सकता हूँ? इसकी वजह से तो मैं एकदम गंदा दिखता हूँ। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सारी फालतू की बातें मत कीजिए, क्योंकि आप दुनिया के सबसे हैंडसम पति और भाई हो, फिर चाहे कुछ भी कहे। क्यों भाभी? हाँ सिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर उदय और अंजू दोनों साथ में चले जाते हैं और उन दोनों के बीच का प्यार देखकर सिया के मन में एक ख्याल आता है। भैया तो अपाहिज हो गए हैं, लेकिन फिर भी समय के साथ साथ भाभी सुधर चुकी है और अब वो उन्हें कितना प्यार करती है। लेकिन विक्रम का मैं क्या करूं? वो तो बस दिन ब दिन बदलते ही जा रहा है। कभी मूवी देखते समय उसकी आंखें दर्द करती है, तो कभी वो मुझ पर बेवजह गुस्सा करता है, तो कभी थकावट के कारण वो मेरे साथ कहीं नहीं आता। काश मैं और विक्रम भी एक नॉर्मल कपल की तरह रह पाते। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते दिनों के साथ साथ विक्रम भी अब पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर एक दिन सिया ऑफिस में कहीं नहीं दिख रही। लगता है कैंटीन में मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ, वो पक्का वही होगी। फिर विक्रम जब कैंटीन पहुंचता है तभी वहां पर सिया रौनक नाम के एक एम्प्लॉय के साथ खाना खाते हुए बात कर रही होती है। तुम बहुत मजाक करते हो यार, और तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात है क्या? अच्छा, बाय द वे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, मानना पड़ेगा। इतनी अमीर होने के बाद भी आप खुद अपने हाथों से खाना बनाती हो। हाँ, क्योंकि मेरे पति और ससुराल वालों को मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है, इसीलिए सारा खाना मैं ही बनाती हूँ। अरे वाह, वैसे आज मैं और मेरी सहेली मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन अब उसे अचानक से कहीं जाना पड़ रहा है। तो अगर आपको कोई एतराज ना हो और आप फ्री हो तो क्यों ना हम दोनों साथ में मूवी देखने जाए? अरे वाह, क्यों नहीं, चलते हैं ना। वैसे भी आज मेरी सारी मीटिंग 5 बजे ही खत्म हो जाएगी और उसके बाद तो मैं फ्री ही हूँ। तुम 6 बजे लॉग आउट कर देना, यहाँ से हम दोनों सीधे थिएटर में ही मिलेंगे। ओके, डन।
रौनक और सिया के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती देखकर विक्रम को अब बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और सिया 6 बजे रौनक के साथ मूवी देखने चली जाती है। फिर रात में, विक्रम, मैंने तुम्हारे लिए ये नया कॉफी मग लाया है, तुम्हें ऐसा ही मग चाहिए था ना? और ये देखो, ये नए शूज भी लाए हैं, थोड़े महंगे हैं लेकिन तुम पर बहुत जचेंगे। और ये रंग तो तुम्हारा पसंदीदा रंग है ना? विक्रम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि अपने फोन में ही घुसे पड़े हो। देखो सिया, मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो और जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, अब जाओ यहाँ से। विक्रम के मुंह से ये बातें सुनकर सिया एकदम हैरान रह जाती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ साथ जैसे जैसे रौनक और सिया की दोस्ती बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सिया और विक्रम के बीच में तनाव भी बढ़ने लगता है। वाह सिया, क्या कमाल का पिज्जा बनाया है तुमने, सच में मजा ही आ गया। क्यों दादी? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आखिर बहू किसकी है? हाँ वो बात तो है। थैंक यू माँ जी। अरे पापा आ गए आप, अब जल्दी से बैठ जाइए क्योंकि आज सिया ने वर्ल्ड का बेस्ट पिज्जा बनाया है और अगर आप भी इन्हें खाओगे तो आप इनके फैन बन जाओगे। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग ही खाओ इसे। लेकिन पापा, अब इन्हें क्या हुआ? सिया, सिया बहू, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम दोनों को साथ में हंसते मुस्कुराते या बात करते हुए देखा भी नहीं। पता नहीं माँ जी कि आखिर विक्रम को क्या हो गया है। वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, बस अपने में ही रहते हैं। क्या? हाँ माँ जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। हो सकता है कि बिजनेस को लेकर किसी चिंता में हो और घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि हम दोनों के बीच ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सिया, तुम मुझसे बात करो और पूछो कि आखिर वो इतना कटा कटा सा क्यों रहने लगा है तुमसे। और अगर तुम पूछोगी नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? मैंने कई बार पूछा माँ जी, लेकिन विक्रम कोई जवाब ही नहीं देता। फिर सिया सुलेखा को उन दोनों के बीच हुए झगड़ों के बारे में बता देती है और सुलेखा भी ये सुनकर अब काफी चिंता में पड़ जाती है। फिर एक दिन जब रौनक का जन्मदिन होता है, तभी सिया अपने हाथों से उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाती है और एक सुंदर सा गिफ्ट भी लाती है। ये तोहफा और कार्ड देखकर रौनक बहुत खुश हो जाएगा। जिंदगी में मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए, लेकिन रौनक मेरा पहला पक्का दोस्त बना है और एक दोस्त का जन्मदिन दूसरे दोस्त के लिए किसी बड़े दिन से कम नहीं होता। वाह सिया, क्या बात है। इतने दिनों तक जो हो रहा था उसे देखकर मैं चुप था, लेकिन आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माना कि मैं बूढ़ा हूँ, मुझ में ढेरों कमियां हैं, लेकिन इसीलिए तुम अब जवान लड़के के साथ अपनी नई प्रेम कहानी रचा रही हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विक्रम? ये कोई बकवास नहीं है, बल्कि सच्चाई है। और मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं। मुझे सब समझ आता है कि रौनक और तुम्हारे बीच में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी सिया। बस विक्रम, बहुत हुआ। आज तुमने ये सब कहकर सीधे मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। मैं अब तुम्हारे साथ 1 मिनट भी अब नहीं रहूंगी। अरे मेरी माँ की सो, रौनक और मैं तो बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने उस दोस्ती का गलत मतलब निकाला। अरे कितने घटिया आदमी हो तुम। अब सिया गुस्सा होकर घर छोड़कर जाने लगती है, तभी उसे सुलेखा रोक लेती है। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों? ऐसे चलती है क्या शादी? और विक्रम, तू इतनी गंदी सोच कब से रखने लग गया? अरे रौनक तो बस इसका दोस्त है और ये तो सिर्फ तुझसे ही प्यार करती है। और प्यार में एक दूसरे की खुशियों की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे का दुख समझना चाहिए।
ना कि गुस्सा होकर बातचीत बंद कर देनी चाहिए। लेकिन माँ। चुप, बिल्कुल चुप। आज तू कुछ भी नहीं बोलेगा। अरे माना कि इसने नुकसान कराया है कंपनी को, लेकिन ये तो नई नई आई है ना वहां पर। तुझे भी इसे समझ कर लेना चाहिए था, ना कि इस पर गुस्सा करना चाहिए था। और सिया बहू, तुम्हें भी इस बात को समझना होगा कि विक्रम अब कोई जवान आदमी नहीं है। माना कि यह थकता है, हर 15 दिन में कोई ना कोई तबीयत से लेकर परेशान होती ही रहती है, लेकिन इस सब से तुम्हारा इस पर प्यार कम क्यों हो रहा है? अरे तुम दोनों ने प्यार करने से पहले उम्र तो नहीं देखी, तो फिर अब उम्र तुम दोनों के प्यार के बीच में क्यों आ रही है? आप सही कह रहे हो माँ जी। शायद हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख दी। अगर हम एक दूसरे से उम्मीदें ना रख के एक दूसरे का सहारा बनते तो ये रिश्ता और खूबसूरत बन सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हाँ माँ, और शुक्रिया हमारी आंखें खोलने के लिए। पता नहीं गुस्से में हम दोनों क्या फैसला लेने जा रहे थे। और सिया, मुझे माफ कर दो। नहीं विक्रम, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमसे ज्यादा गलतियां तो मैंने की है। इस तरह अंत में वो दोनों एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं और फिर से एक होकर जीवन भर खुशी से रहते हैं। बूढ़े आदमी से मिलने के बाद पिया जब घर लौटती है, तभी वो गगन पर बहुत गुस्सा होती है। गगन रायचंद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे बदले की आग तुझे जलाकर राख करके ही रहेगी। मैं अब तुझसे बदला लेकर ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुझे इतना तड़पाऊंगी, इतनी तकलीफ दूंगी कि तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। उतने में वहां पर मृदुला आती है। या हे भगवान, कहीं माँ जी ने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। अब मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? अरे पिया बेटी, मुझे ना अपनी एक सहेली की यहाँ पार्टी में जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ खरीदारी करने जाओ। तुम्हारी पसंद तो काफी अच्छी है ना, इसीलिए बेटी। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जरूर चलूंगी मैं। ठीक है बेटा, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। तू भी तैयार होकर जल्दी आ। हाँ माँ जी। अच्छा हुआ जो माँ जी ने कुछ भी नहीं सुना, वरना आज तो मुसीबत ही हो जाती। फिर एक दिन पिया एक अनजान नंबर से गगन को मैसेज करती है, और गगन को ऐसा लगता है कि वो मैसेज उसकी गर्लफ्रेंड बेबो का है। इस एड्रेस पर जल्दी से मिलने आओ बेबी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड। ये बेबो का मैसेज किसी अनजान नंबर से क्यों आया है? खैर जो भी हो, मैं अभी जाता हूँ उससे मिलने। वैसे भी आज मुझे उससे मिलने की काफी इच्छा थी। फिर गगन उस एड्रेस पर पहुंचता है। रूम नंबर 203 तो यही है। लगता है बेबो अंदर ही है। लेकिन जैसे ही गगन अंदर जाता है, पिया वहां आकर वह दरवाजा बाहर से लॉक करती है। जिस रूम में गगन गया होता है, असल में वो एक मामूली रूम नहीं होता, बल्कि एक फ्रीजर रूम होता है, जिसमें टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि गगन कांपने लगता है। ओह, ओह, नहीं, ये मैं कहाँ फंस गया? ओह, कोई है? दरवाजा खोलो। लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। किसी ने मुझे फंसाकर चालाकी से यहाँ बुलाया है। कोई है? मेरी मदद करो, दरवाजा खोलो। जितना दरवाजा खटखटाना है खटखटाओ गगन, लेकिन कोई भी तुम्हें इस फ्रीजर रूम के बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगी, बल्कि मेरा तो तुम्हें यहाँ पर तड़पाने का इरादा है। तड़पो गगन, और तड़पो, क्योंकि मुझे भी तुमने इतना ही तड़पाया है। गगन की हालत बहुत खराब हो जाती है, और थोड़े ही घंटों बाद पिया वहां का दरवाजा बाहर से खोल देती है। ना जाने कौन था वो, लेकिन ये जरूर किसी की चाल है जो मेरे खिलाफ चली गई है। मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगा। उस हादसे की वजह से गगन को बहुत तेज बुखार आता है, और वो 3 दिन तक बीमार ही रहता है। फिर एक दिन पिया मृदुला के हाथ पर चोट के निशान देखती है।
और वो हैरान रह जाती है। ये क्या है माँ जी, आपके हाथ पर ये निशान? अरे पिया बेटी, ये चोट तो काफी पुरानी है। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये चोट पुरानी नहीं है, बल्कि ये तो पापा जी ने दी है आपको। नहीं पिया। माँ जी, आखिर आप उनके अत्याचार इतने सहन क्यों करती हो? माना कि आपको इस उम्र की पड़ाव में सुख शांति चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने साथ गलत होने दो। इस उम्र में पापा जी आपको कितनी तकलीफ दे रहे हैं, ये बात भी तो सही नहीं है ना। नहीं पिया, ये तुम सब क्या बोल रही हो? एक बार कहा ना मैंने, ये बस एक पुरानी और हल्की सी चोट है, और तुम इतना मत सोचो और किसी को कुछ भी मत बताओ। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो। इतना कहकर मृदुला वहां से चली जाती है। गगन माँ जी के साथ बहुत गलत कर रहा है। मन तो करता है कि अभी उसे सबक सिखा दूं, लेकिन मुझे उसे इतनी आसानी से सबक नहीं सिखाना है, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। फिर एक रोज जब पिया बगीचे से गुजर रही होती है, तभी वो चुपके से भूषण और गगन को आपस में बात करते हुए देख लेती है। अरे लेकिन वो कौन था? तूने उसका नंबर चेक नहीं करवाया क्या? अरे मैंने नंबर भी चेक करवाया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वो जो भी है ना, बहुत होशियार है। अरे लेकिन तेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? आखिर कौन है ये तेरा दुश्मन? पता नहीं भूषण, पर मुझे पता तो लगाना ही होगा। एक बार बस मुझे पता चल जाए, फिर तो मैं उस इंसान की चमड़ी ही उधेड़ दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गगन। अब तो बस शुरुआत है, आगे आगे देख क्या होता है तेरे साथ। गुजरते दिनों के साथ साथ पिया के अंदर जल रही बदले की आग और बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब गगन अपनी गर्लफ्रेंड बेबो के साथ घूमने गया होता है, तभी उसके पीछे पीछे पिया भी पहुंच जाती है। वाओ बेबी, ये जगह तो कितनी सुंदर है। यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है, बस हमारा ये खूबसूरत सा बंगलो है जो हरियाली से भरा हुआ है। हाँ बेबो, मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। अब देखना गगन, कैसे मैं तुम्हारे इस मजे को मुसीबत में बदल देती हूँ। फिर जब बेबो बाहर का नजारा एंजॉय करने जाती है, तभी पिया उस बंगले के चारों तरफ केरोसिन छिड़क देती है और उसे आग लगा देती है, और गगन बेचारा आग के बीचों बीच फंस जाता है। नहीं, बचाओ बेबो, बेबो बचाओ मुझे। गगन, गगन बेबी, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं मेरे बेबी को? पानी का पाइप तो बाहर ही था। हाँ। फिर बेबो पानी के पाइप से आग बुझा देती है और वो गगन को बचा लेती है। तुम ठीक तो हो ना बेबी? हाँ बेबो, मैं ठीक हूँ। लेकिन इतने अच्छे सावन के मौसम में हमारे बंगले में आग कैसे लग गई बेबी? अब मुझे क्या पता यार, ना जाने कौन पड़ा है मेरे पीछे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी जान सही सलामत है, क्योंकि तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। हाँ बेबी, मैं जानता हूँ। पिया उन दोनों को चुपके से देख लेती है। मैं अच्छे से जानती थी कि गगन को ये आग नहीं जला पाएगी और इसकी ये निकम्मी गर्लफ्रेंड इसे बचाने जरूर आएगी, लेकिन मैं तो बस इसे मौत का नजारा दिखाना चाहती थी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, और वो है गगन को बर्बाद करना। फिर गगन जब घर पहुंचता है, तभी वो सारी बातें घर वालों को बताता है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो डैड? हाँ बेटा, उस दिन भी किसी अनजान ने मुझे मैसेज किया था और होटल रूम में बुलाया और घंटों तक फ्रीजर रूम में लॉक कर दिया, और अब जब मैं अपनी बिजनेस ट्रिप पर गया था, तब वहां पर किसी ने आग लगाई और मुझे फिर से जान से मारने की कोशिश की। पर पापा जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आग अपने आप लगी हो, जैसे कि सिलेंडर लीक हो गया होगा या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। अरे माना कि आग अपने आप लग गई,
तो फिर डैड को वहां उस जगह पर किसने बुलाया था और घंटों तो फ्रीजर रूम में क्यों बंद किया होगा? डैड, वो ना हो, कोई तो ये जानबूझकर कर रहा है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अब आप बॉडीगार्ड्स के साथ ही रहेंगे। मैं अगले 2 दिन में ही बॉडीगार्ड का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ पापा जी, अभी सही कह रहा है। आपकी जान को किसी से खतरा है। आप इस घर की और हमारी परिवार की नींव हो और आपकी जान हम सबके लिए बहुत कीमती है। ये तुम्हारी दवाइयाँ खा लो गगन। डॉक्टर ने तुम्हें इसे वक्त पर खाने के लिए कहा है। वैसे भी तुम्हारी तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफी खराब हो चुकी है। ये नाटक बंद करो। कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? क्योंकि बाहर के दुश्मनों का तो कुछ पता नहीं, लेकिन फिलहाल मेरी जिंदगी में तुम इकलौती मेरी दुश्मन हो और बदला लेने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। तुमने ही किया है ना? नहीं गगन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? प्लीज मेरा विश्वास करो, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो एकदम सती सावित्री हो। फिर आने वाले वक्त में वो तो पता चल ही जाएगा या आखिर वो कौन है। फिर अगली सुबह जब गगन नींद से उठता है तब वो अपने कमरे के आईने पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा हुआ देखता है और एकदम से घबराकर चिल्ला पड़ता है। मैं वापस आ गई हूँ और मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। नहीं, कौन है ये और किसने लिखा इसे? गगन की चीखें सुनकर सभी वहां पर आ जाते हैं। क्या हुआ डैड? ये क्या? ये आईने पर क्या लिखा है? मैं वापस आ गई हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या? ये सब किसने लिखा? पता नहीं, मैं नहीं जानता कि ये सब कौन कर रहा है। अरे मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, सबके साथ हमेशा अच्छा ही किया है। फिर भी पता नहीं मेरे साथ कौन दुश्मनी निकाल रहा है। बेशरम कहीं का। और कितना झूठ बोलेगा ये नालायक आदमी। डैड, आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना आपके पास। हम जल्द से जल्द पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर आपके साथ ये सब कौन कर रहा है। फिर ऑफिस में जाने के बाद अभिराज बंगले के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और तभी वो उसमें ये देखकर चौंक जाता है कि आईने पर वो लाल अक्षरों में पिया ने लिखा है। ये सब क्या है पिया? इसका मतलब इतने दिनों से जो भी डैड के साथ हो रहा था उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी डैड के साथ? हाँ अभी, ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि सच्चाई तो बस मैं ही जानती हूँ कि तुम्हारे डैड ने मेरे साथ क्या किया है। फिर पिया अभी को सारा सच बताती है और साथ ही सबूत के तौर पर वो उसे एक वीडियो भी दिखाती है, जिसके बाद अभी एकदम हैरान रह जाता है। ये पापा ने सही नहीं किया, और तो और वो मॉम के साथ भी गलत कर रहे हैं। ये देखो अभी, लाइव फुटेज है ये। तुम्हारे डैड के कमरे में उनकी गर्लफ्रेंड है और ये क्या, डैड और मॉम लड़ाई कर रहे हैं। हे भगवान, हमें फौरन घर पहुंचना चाहिए। हाँ अभी। मृदुला घर में बेबो को देखकर गगन पर चिल्ला पड़ती है। निकल जा मेरे घर से, ये तेरा घर नहीं है लड़की। और तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपने आप से 20 साल बड़े आदमी के साथ अफेयर करती है तू, निर्लज्ज कहीं की। और तुम गगन, ये सब क्या है? बाहर तक तो सब ठीक था, लेकिन अब तो तुम इसे घर पर लेकर आने लगे हो। शी, बंद कर अपनी यह बकवास। अगर कोई इस घर से निकलेगा तो वो तू है। चल दफा हो जा यहाँ से। ज्यादा होशियारी मत दिखा मुझे, वरना यहीं पर तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। चुप रहो गगन, आज तक मैंने तुम्हारा बहुत सहा है, लेकिन अभी के अभी इस मनहूस लड़की को यहाँ से निकालो, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। तेरी तो आज तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। तेरा काम तो तमाम करना ही होगा। फिर गगन मृदुला को मारने के लिए फल की टोकरी में से चाकू उठाता है और वो उस पर वार करने जाता है, लेकिन उतने में वहां पर पिया आती है और वो गगन को रोककर उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है। ए लड़की,
तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि 22 साल पहले भी तूने एक मासूम और बेकसूर लड़की को मारा था, और आज मैं फिर से वही किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। क्या? ये तू किसकी बात कर रही है? और ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे, तुम तो कितनी आसानी से भूल गए। मैं आहाना हूँ। याद आया कुछ? क्या? आहाना? हाँ माँ जी, 22 साल पहले मैं गगन की कंपनी में काम करती थी, और फिर मुझे इससे प्यार हो गया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये आदमी शादीशुदा है, और तब अभी बहुत छोटा था। और जब मैं इससे लड़ने गई, तभी मैंने इसकी और भूषण की बातें सुन ली। ये आदमी भूषण से कह रहा था कि इसने खन्ना फैक्ट्रीज में बॉम्ब प्लांट किया है, क्योंकि ये खन्ना से जलता है और उसे बर्बाद करना चाहता है। जब मैंने इससे लड़ाई की और कहा कि तुमने ये गलत किया है और मैं जाकर सबको बताऊंगी, तभी इसने मुझ पर चाकू से वार किया और मुझे मार दिया और मेरी लाश को ठिकाने लगा दिया। क्या? हाँ माँ जी, फिर कुछ ही दिनों बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ, यानी पिया का पुनर्जन्म। मैं जानती हूँ कि आप लोग पुनर्जन्म जैसी बात में नहीं मानते, लेकिन ये होता है माँ जी। इतने सालों तक मुझे कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन जब किस्मत ने मुझे अभी के जरिए इस घर में लाया, तब गगन को देखकर हमेशा मुझे अपने पिछले जन्म में घटी हुई घटनाएं याद आती रही। किसी आदमी की धुंधली शक्ल देखना, खून दिखना, तो कभी पुस्तकालय में वो 22 साल पुराने अखबार पर खन्ना फैक्ट्रीज के बॉम्ब ब्लास्ट की खबर पढ़कर अजीब सा महसूस होना, जैसे कि मुझे कुछ पता हो इसके बारे में। और फिर जब मैं एक मार्केट से गुजर रही थी, तभी मुझे एक बूढ़े काका मिले और वो मुझे अपने घर लेकर गए, जिसके बाद वहां पर मैंने अपने पिछले जन्म की तस्वीर देखी और मुझे सब कुछ याद आ गया। वो बूढ़े काका मेरे बाबूजी ही थे। बिटिया, तू इन दोनों को देखकर हैरान क्यों रह गई? बाबूजी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं ही आपकी आहाना हूँ, जो 22 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। क्या? और फिर मुझे सब कुछ याद आया। तब मैंने बदला लेने की ठानी और हर बार मैंने गगन को तकलीफ दी। कभी अनजान नंबर से मैसेज करके उसे फ्रीजर रूम में लॉक किया, तो कभी उसका पीछा करके उसके बंगलों में आग लगा दी। इसने सिर्फ मेरे साथ ही गलत नहीं किया है, बल्कि इसने कितने सारे लोगों को उस फैक्ट्री के बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया है। अरे क्या सबूत है तेरे पास? और तेरे इस पुनर्जन्म के किस्से को कोई सच नहीं मानेगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं। पापा, पिया खाली हाथ नहीं है। इसके पास आपके खिलाफ सबूत है। ये देखिए। फिर वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें भूषण को किडनैप किया होता है और वो रोते रोते सारा सच बताता है। मैं विनती करता हूँ, मेरे परिवार को कुछ मत करना, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं सब सच बताता हूँ। हाँ, गगन ने आहाना को मेरे सामने ही मारा था और मेरे पास उसके और मेरे मैसेजेस भी हैं, जिसमें उसने ये साफ साफ कहा है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बॉम्ब प्लांट उसी ने करवाया है और आहाना को भी उसी ने मारा है। वो पुराना फोन आज भी है मेरे पास और उसमें सारे मैसेजेस है। क्यों उड़ गए होश? भूषण अंकल को पिया ने ही किडनैप करवाया है, क्योंकि वही इकलौता जरिया है जो सबूत दे सकता है। उसे इसी ने कहा कि अगर सच नहीं बताया तो ये उसके परिवार को नहीं छोड़ेगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया आहाना। और आपने क्या किया पापा? अरे आप तो पापा कहलाने के भी लायक नहीं रहे। जिंदगी भर बस अफेयर पे अफेयर करके मेरी माँ को मारते रहे और वो बेचारी सहती रही। पर अब और नहीं, हम यहाँ पर आने से पहले पुलिस को बता कर आए हैं और वो भी अभी आती ही होगी। उतने में वहां पर पुलिस आती है और वो गगन को गिरफ्तार करती है। और उस दिन के बाद से पिया, अभी और मृदुला एक साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।